आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी होता क्या है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसे लोग इलेक्ट करते हैं। जो लीडर बनता है कंट्री का, उस लीडर को जो आम जनता होती है वो इलेक्ट करती है। तो इसे बेसिकली हम अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो इसे हम पीपल्स रूल बोल सकते हैं कि आम जनता डिसाइड करती है कि उन पे जो लीडर होगा, उनका जो लीडर होगा वो कौन बनेगा। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। तो अब क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, वो फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है जिसमें मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो इलेक्टेड लीडर लेता है, जिसे लोगों ने चूज किया है। वो पर्सन, वो लीडर ही सारे मेजर डिसीजंस लेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पाकिस्तान का। तो 1999 में पाकिस्तान में जो पावर थी वो पहले तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास थी जब नवाज शरीफ थे, पर उसके बाद मिलिट्री कूप आती है और मिलिट्री कूप क्या करती है, सारी पावर्स अपने पास ले लेती है। मिलिट्री कूप क्या होता है? मिलिट्री कूप एक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सारी पावर अपने पास ले लेती है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, उसको हटाया और जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि मिलिट्री कूप के लीडर थे, उन्होंने सारी पावर ले ली और ये कोशिश की कि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें, लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है। और उसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया एक रेफरेंडम के थ्रू, जो कि उसने 2002 में कराया था। रेफरेंडम में क्या किया था उसने कि एक वोटिंग कराई येस और नो की कि उसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के पास अब पावर 2002 में आ जाती है। इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अब ये जो सारी पावर थी अब आ चुकी थी मुशर्रफ के पास, मिलिट्री के पास। ठीक है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसने पास किया मुशर्रफ ने 2002 में, जिसमें इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अमेंड किया और इस तरीके से अमेंड किया कि अब ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की पावर को भी, उन्हें भी डिसमिस करने की पावर इसे आ गई थी। ये कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था। सेकंड, सिविलियन कैबिनेट वर्क को अब सुपरवाइज करने वाली हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। तो वो मिलिट्री ऑफिसर्स एक तरीके से जो सारा कैबिनेट वर्क है उसको देखने वाले थे, और सारी पावर एक तरीके से मिलिट्री और मुशर्रफ के पास चली गई। तो यही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था जिसमें इसने सबसे पहले नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की को डिसमिस करने की पावर इसके पास आई। कैबिनेट वर्क को इसने अपने अंडर ले लिया, मिलिट्री अब डोमिनेट करेगी, इनके वर्क को सुपरवाइज करेगी कैबिनेट वर्क को, और जितनी भी पावर थी वो मिलिट्री और मुशर्रफ के पास आ गई। तो क्या ये जो हमने रीड किया पाकिस्तान के बारे में समझा, इसमें इलेक्टेड लीडर है जो सारे डिसीजंस ले रहा है? क्या मुशर्रफ एक इलेक्टेड लीडर था? नहीं। इलेक्टेड लीडर कौन था इसमें? नवाज शरीफ था, जिससे पावर लेके मुशर्रफ ने अपने पास पावर ली। तो मुशर्रफ एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं था। अब हम सेकंड फीचर देखते हैं, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है कि इलेक्शंस जो हैं उसमें सभी के पास पावर होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन अपनी एक पार्टी बना सके। तो चाइना की हम बात करें तो चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन भी होते थे। उसमें जो पार्लियामेंट बनी हुई थी उसमें भी मतलब 3000 लोग थे जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया था, बट फिर भी वो डेमोक्रेसी नहीं थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसकी अप्रूवल लेनी पड़ती थी अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो। बट क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल किसे देगी? वो जो उन्हें सपोर्ट करेंगे उन्हीं को ही वो मेंबर बनने देगी। अगर कोई पर्सन है जो इनका अपोज करेगा तो उसे क्यों मेंबर बनने देगी, उसे क्यों पार्टी बनाने देगी? तो कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता था। फ्री इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ही हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या हुआ था कि मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स फुलफिल हो रहे थे, बट क्या हुआ कि 1930 में इसको फ्रीडम मिली थी।
मैक्सिको को। और तब से लेके 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती आई थी, दैट इज PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। बट अगर एक ही पार्टी रूल कर रही है तो इसमें कोई अनफेयर क्या हो गया? लोग हो सकता है कि एक ही पार्टी को वोट दे रहे हो, बट ऐसा नहीं था। जो PRI थी ये पार्टी, ये डर्टी ट्रिक्स यूज करके बार बार जीतती आई थी 70 साल तक। तो इस वजह से, डर्टी ट्रिक्स यूज करने की वजह से ये एक फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं जहां पर फेयर चांस हो, जो अभी करंट में पावर में है उसके पास भी फेयर चांस हो लूजिंग का। जो अभी पार्टी है, अगर वो हमें यूं पता है कि आगे चल के भी वही पार्टी ही रूल करेगी, तो वो फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। फेयर इलेक्शंस होते हैं जहां पर कोई भी पार्टी, डिफरेंट पार्टीज हैं और कोई भी पार्टी जीत भी सकती है और कोई भी पार्टी हार भी सकती है। वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमने अभी तक 2 फीचर पढ़े। पहला फीचर था कि इलेक्टेड लीडर ही मेजर डिसीजंस लेगा, और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है। थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है कि एक पर्सन की वोट जो है, एक ही वोट काउंट होगी, हर पर्सन को वोट करने का चांस मिलेगा। तो 2015 तक क्या होता था, सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था वोट करने का। रशिया में भी जो रशियन माइनॉरिटी है, एस्टोनिया, उससे वोट करने नहीं दिया जाता था, बहुत डिफिकल्टी होती थी उन्हें वोट करने में। और फीजी में जो इंडियन फीजियंस थे, उनकी जो वोट की वैल्यू होती थी वो कम होती थी एज कंपेयर टू इंडोजीनियस फीजियंस। सो अगर हम बात करें तो ये इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे वो फीजी की बात करें, चाहे वो रशिया की बात करें, चाहे वो सऊदी अरेबिया की बात करें, ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फीचर जो है डेमोक्रेसी का, थर्ड फीचर फॉलो नहीं हो रहा है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला। तो डेमोक्रेसी का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी, इसलिए ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तीनों कंट्रीज, फीजी, रशिया और सऊदी अरेबिया। अब हम देखेंगे फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ ये 2 चीजें हैं। रूल ऑफ लॉ होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट अपना सिस्टम चलाती है, रूल्स बनाती है। और रूल बाय लॉ में क्या होता है? रूल बाय लॉ में होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रूल्स में चेंजेस करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है, तो वो होता है रूल बाय लॉ। और रूल ऑफ लॉ में लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जो लॉज बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बनाएगी। तो अफ्रीका का इसमें एक एग्जाम्पल है। अफ्रीका की कंट्री है जिम्बाब्वे। 1980 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिली है जिम्बाब्वे को, और 1980 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उधर एक ही पार्टी रूल करती आई है 2017 तक। रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी थी वो, ज़ानू PF पार्टी का नाम था। तो ज़ानू PF पार्टी ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में कांग्रेस ने सब कुछ लीड किया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को, वैसे ही वहाँ पर ज़ानू PF पार्टी थी। तो अगर ये जीतती आई 2017 तक भी, अगर 1980 से अब तक, तो क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये रूल बाय लॉ यूज कर रहे थे। मतलब कि जो रॉबर्ट मुगाबे था, कैसे टीवी रेडियोस को ये कंट्रोल करता था, अपोजिशन पार्टीज को हैरेस करता था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बहुत बार लाए थे इसने। ये रूल बाय लॉ फॉलो करता था कि पावर को इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाता रहता था। और पब्लिक अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी, इसने प्रोटेस्ट की जो पावर थी, राइट्स थे, उन्हें पब्लिक से ले लिया था। पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी इसके अगेंस्ट कुछ भी। और कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता था इन्हें, इनकी किसी भी गलती पर, तो ये उसे सुनते नहीं थे, इग्नोर कर देते थे ज़ानू PF पार्टी। तो इस वजह से रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में फोर्सफुली इसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो यही फोर्थ फीचर है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। जो लॉज बनाए हुए हैं, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ठीक है, तो यही हमारा फोर्थ फीचर था।
तो हमने क्या क्या 4 फीचर पढ़े हैं। सबसे पहला था कि इलेक्टेड लीडर ही मेजर डिसीजंस लेगा। सेकंड हमने देखा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। थर्ड हमने देखा कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू थर्ड। और फोर्थ हमने देखा है कि जो लॉज होंगे और सिटीजन्स के राइट्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हमने देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, वाई डेमोक्रेसी। तो 1958 की बात है, 1958 से 61 का पीरियड है। उस टाइम पर फेमाइन आया था चाइना में, और अप्रोक्स उसी टाइम इंडिया में भी फेमाइन आया था। ये वर्स्ट फेमाइन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो चाइना में क्या हुआ और इंडिया में क्या हुआ? चाइना में अप्रोक्स नियरली 3 करोड़ लोग जो थे वो डाइड बिकॉज ऑफ हंगर। और वहीं इंडिया में इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, गवर्नमेंट थी एक जो पावर में थी। और अगर वो गवर्नमेंट को ये डर होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी जो पावर है वो उनसे लेके किसी और पार्टी को दे दी जाएगी। तो इसीलिए इंडिया में उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल किया गया। बट वहीं चाइना में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, 3 करोड़ लोग अराउंड मर गए थे। तो एक कॉमन डेमोक्रेसी क्या होता है अब देखते हैं। कॉमन डेमोक्रेसी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पर जो लीडर होता है उसको लोग इलेक्ट करते हैं, लोगों द्वारा इलेक्ट होता है जो लीडर, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो ब्रॉड मीनिंग देखते हैं, डेमोक्रेसी का एक डीप मीनिंग देखते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट से अगर कुछ और डिफाइन करना चाहें तो हम इसे एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबकी कंसेंट के साथ लिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि जो गवर्नमेंट का मन आया वो उन्होंने लॉज बना दिए, जो उनका मन किया उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। डिसीजंस लिए जाते हैं कंसेंट के साथ, सबकी कंसेंट होती है तभी कोई लॉ बनता है, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड दिखाती है, एक सेटअप करती है कि एक डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मतलब एक ट्रू डेमोक्रेसी क्या होगी ये अगर हम बोलें तो, कि जब कोई भी भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा, तो वो एक डेमोक्रेसी होगी। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड है। सिर्फ कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमम कंडीशन। मतलब कि डेमोक्रेसी क्या होगा, लॉज बना दिए गवर्नमेंट ने, तो लॉज बनाए हुए हैं। अब लोग अगर उन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, अपने राइट्स का यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ लॉज बना सकती है, राइट्स बना सकती है, उन्हें फॉलो करना या ना करना ये तो लोगों पर निर्भर करता है। ठीक है, और यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।